KP classes dedicated to excellence. Hello everyone, I hope you are all doing well. So guys, today we will discuss rates. Rates is a very important topic in the Indian Constitution एंड रेट्स के ही थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड जब भी किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो रेट्स के ही थ्रू उन्हें इन्फोर्स भी किया जाता है। एंड रेट्स इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के पास होता है। तो इंडिया में सिर्फ 2 कोर्ट्स हैं जिनके पास रेट्स इशू करने के पावर्स होते हैं। फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट एंड सेकंड इज हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर ये होती है वो आर्टिकल 32 में होती है एंड हाई कोर्ट के पास ये पावर आर्टिकल 2 to 6 के अंडर होती है। सो लेट्स स्टार्ट। What is rates? Rates exactly है क्या? The rate was a unique development of Anglo-Saxon monarchy. Means it's a developed by Anglo-Saxon monarchy, which is a formal written order. Means एक प्रकार से हम बोल सकते हैं it's developed by Anglo-Saxon मोनार्की एंड इट्स अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है। मतलब कि ये एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है, मतलब रिटन में ऑर्डर दिया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को। एंड इशूड बाय बॉडी विद एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल जुरिडिक्शन। और जो ये रिट इशू होता है वो किस बॉडी के थ्रू होता है? एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल जुरिडिक्शन। मतलब कि उन एक तरीके से हम बोल सकते हो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो हमारी जुडिशरी बॉडी है, वो इन रिट्स को इशू करती है। सो ये तो फॉरेन का कॉन्सेप्ट रहा, बट इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। इन इंडिया रिट्स आर अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मीन्स रिट्स क्या होता है? रिटन ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट का एंड हाई कोर्ट का। टू द कमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कमांड करने के लिए फॉर इंडियन सिटीजन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। फॉर इंडियन सिटीजन्स अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली होता क्या है कि फंडामेंटल राइट आप सब जानते होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है। मीन्स फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये फंडामेंटल राइट पर्सन एंड सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। अब अलग अलग यहाँ पे आर्टिकल्स हैं जो कि सिटीजन को भी अवेलेबल है और कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी जो पर्सन एंड सिटीजन बोथ को अवेलेबल है। सो जब भी फंडामेंटल राइट में जैसे टोटल कितने आर्टिकल हो गए, 12 से लेकर के 35 आर्टिकल्स तक हैं, बट जो बेसिकली एफआर मेंशन है हमारा 14 से लेकर के 32 आर्टिकल तक मेंशन है। तो जब भी इन आर्टिकल का वायलेशन होता है तो इन आर्टिकल का वायलेशन होने पे कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट एंड कहाँ अप्रोच कर सकता है? हाई कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उस वो जो फंडामेंटल राइट उनका इन्फोर्स हुआ है, जो फंडामेंटल राइट उनका वायलेट हुआ है, तो उस वायलेट को प्रोटेक्ट करेगा और उसे इन्फोर्स कराएगा। मींस आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराता है अंडर आर्टिकल 32 एंड जो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है वो अंडर आर्टिकल 2 to 6। मीन्स इन सेक्शंस में फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये तो आपने देख लिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती है तो उसका यूज कब होता है, या जो रिट्स होती है उसका यूज कब होता है? तो उसका यूज तब होगा जब भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। और फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने के बाद आप कहाँ पे मूव कर सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे तो अंडर आर्टिकल 32 में के थ्रू जाओगे, एंड इफ यू वांट टू गो हाई कोर्ट सो यू कैन गो बाय आर्टिकल 2 to 6। सो ये तो आपका क्लियर है, बट आप वहां पे तभी जाओगे जब ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड फंडामेंटल राइट गिवन अंडर पार्ट 3 विद इन दिस आर्टिकल 12 to 35। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आर्टिकल जो 32 है तो फंडामेंटल राइट बेसिकली 32 के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, इसीलिए 32 आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। मीन्स आर्टिकल 32 ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल
रेमडीज एंड इसी आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं उन्होंने सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। तो आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई और यहाँ से सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पार्ट हो गया, चाहे वो आर्टिकल्स हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और हु सेड आर्टिकल 32 इज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आपको पॉइंटर में ये सब नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट, तो आपने तो ये देख लिया कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पे आप कहाँ पे मूव कर सकते हो और किसके थ्रू ये प्रोटेक्ट होगा। एंड जो रेट्स होते हैं वो रेट्स 5 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, जो ये टोटल रेट्स हैं वो 5 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज हैबियस कॉर्पस, सेकेंड इज मैंडमस, थर्ड इज सर्शियरी, फोर्थ इज क्यू वारंटो एंड फिफ्थ इज प्रोहिबिशन। तो आपके टोटल 5 रेट्स हैं और 5 रेट्स का यूज अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। एंड इन रेट्स का यूज जनरली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के थ्रू ही किया जाता है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक पहले कुछ केस लॉ को डिस्कस करता हूँ, देन 1 बाय 1 एक एक रेमडीज या एक एक आपके जो रेट्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट लीडिंग केस लॉ इज SMT इम्तियाज बानो वर्सेस मसूद अहमद जाफरी। सो इस केस में क्या हुआ था? तो बेसिकली इस केस में ये क्वेश्चन उठा था कि रेट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है या हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है। तो काफी अच्छा इसमें था और इसी केस में बोला गया कि एग्जैक्टली रेट्स को लेकर के या फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन को लेकर के सबसे ज्यादा पावर्स किसके पास है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 ज्यादा पावरफुल है या आर्टिकल 226 ज्यादा पावरफुल है। तो इस केस में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। एंड फाइनली इसमें यह बोला गया कि आर्टिकल 32 का यूज सुप्रीम कोर्ट तब करेगा जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप के रेट्स इशू कर सकता है वो कब इशू करेगा वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। बट जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में 5 टाइप्स के रेट्स इशू कर सकते हैं तो वो तभी इशू करेंगे जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो। तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के ही केस में सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप में से किसी भी टाइप के रेट्स इशू कर सकता है। वो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के रेट यहाँ पे इशू करनी पड़ेगी। बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के केस में तो इशू कर ही सकता है, इसके अलावा अदर सर्कमस्टेंसेस में भी हाई कोर्ट रेट्स इशू कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वी कैन से आर्टिकल 226 इज मोर पावरफुल कंपेयर टू आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जो है वो हाई कोर्ट से या जो आर्टिकल 226 है उससे थोड़ा लेस है पार को लेकर के। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा और ये चीज इम्तियाज बानो के केस में डिसाइड किया गया है। एंड अगर इस केस की फैक्ट की मैं बात करूं तो इस केस में क्या फैक्ट था? In this case, a mother had filed a writ petition for habeas corpus under Article 226 to get custody of her 2 children. So basically क्या था कि एक मदर के 2 बच्चे थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया था। तो उसने हाई कोर्ट में अप्रोच किया और बोला कि हमारे बच्चों को एक तरीके से गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है और आप हैबियस कॉर्पस के थ्रू उन्हें रिलीज कराओ या आप उन्हें रिलीज कराओ। तो हैबियस कॉर्पस का उसने रिट फाइल किया। सो यहाँ पे the high court allowed the petition and writ was issued in her favor. So यहाँ पे सारी सिचुएशन को देखते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीज कराया। एंड फर्दर यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि हाई कोर्ट के पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई कोर्ट के जो स्कोप है या हाई कोर्ट के जो आर्टिकल 226 में स्कोप है या पार है वो वाइडर है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट केस है और इसी केस में ये चीज डिसाइड किया गया। एंड नेक्स्ट 1 बाय 1 अब हम एक एक रेट्स को समझते हैं। फर्स्ट इज हैबियस कॉर्पस। सो हैबियस कॉर्पस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेट एंड इसका प्रैक्टिकल लाइफ में काफी यूज भी है। तो ये हमें अच्छे समझना है कि एग्जैक्टली हैबियस कॉर्पस में होता क्या है या इस रेट को कब इशू किया जाता है। The writ of habeas corpus is issued by the court in those cases where a person is illegally detained
मतलब कि इस रिट का यूज तब किया जाएगा जब किसी पर्सन को इलीगल तरीके से डिटेन किया हो। जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, यहाँ पे ए है, ए को पुलिस ने विदाउट एनी सफिशियंट रीजन अरेस्ट कर लिया। अब एक ही फैमिली मेंबर हम मान लेते हैं बी है। बी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जगह में से एक जगह मूव कर सकता है और वो रेट फाइल करेगा कि जो हमारे पेरेंट्स को या जो हमारे फैमिली मेंबर को अरेस्ट किया गया है वो इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है, मतलब विदाउट एनी ग्राउंड अरेस्ट किया गया है। तो वहां पे कोर्ट क्या बोलेगा, तो वहां पे कोर्ट बोलेंगे कि आप, मतलब कोर्ट किससे बोलेगा, कोर्ट पुलिस से बोलेगा कि आप उस पर्सन को मेरे सामने प्रोड्यूस करो। और जब उस पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो पुलिस से कोर्ट सफिशिएंट रीजन पूछेगा कि आपने इसे क्यों अरेस्ट किया है या आपने इसे क्यों डिटेन करके रखे हैं। अगर कोई पर्सन सफिशिएंट रीजन बता देता, अगर वो पुलिस वाले सफिशिएंट रीजन बता देते हैं, हाँ हम पर्टिकुलर इस रीजन के लिए इसको अरेस्ट किए हैं, देन अरेस्ट वो वैलिड होगा। एंड अगर ऐसा रीजन नहीं बता पाते हैं तो इमीडिएट रूप से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर्सन को रिलीज करा देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली इसमें क्या हो गया, इसका यूज कब होगा, जब भी किसी पर्सन को इलीगल तरीके से डिटेन किया जाएगा। तो इलीगल तरीके से डिटेन होने पे इस रिट का यूज होता है। एंड कोर्ट कह सकता है पुलिस से या जो भी अथॉरिटी अरेस्ट किए कि आप उस पर्सन को जिसे अरेस्ट किया मेरे सामने प्रोड्यूस करो, और सफिशिएंट रीजन होता है तब तो ठीक है, और सफिशिएंट रीजन नहीं है तो उसे रिलीज करा देते हैं। सो हैबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी, मतलब कि आप उस बॉडी को, आपने जिसको अरेस्ट किया उसको मेरे सामने प्रोड्यूस करो, या आप यहाँ पे लिख सकते हो टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी, ये भी होता है इसकी मीनिंग, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एंड इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडीज अवेलेबल टू पर्सन डिटेन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडीज हैं जो कि सभी पर्सन को अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सेम वही एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेट्स इज मैंडमस। सो व्हाट इज मैंडमस, इसको हम अच्छे समझते हैं कि इसका यूज कब होता है। In the writ of mandamus, the superior court ordered the inferior court to do or an act or to abstain from doing an act। तो ये आप ध्यान में रखना, to do an act or abstain from doing an act। मीन्स इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कोई पब्लिक ऑफिसर है या कोई भी एक पब्लिक अथॉरिटी है और वो अपने एक्ट को नहीं परफॉर्म कर रही। जैसे हम पुलिस को मान लेते हैं, पुलिस इसलिए अपॉइंट की गई कि अगर कहीं पे कोई ऑफेंस हो रहा है तो उस ऑफेंस को प्रिवेंट करे और एक्यूज्ड को अरेस्ट करे। अब मान लेते हैं पुलिस ऐसा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हो और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन्हें रेट इश्यू करेगा और बोलेगा कि आपको ये चीज परफॉर्म करना है, मतलब उस पुलिस से ये बोलेंगे कि आपको ये एक्ट करना है। सो फर्स्ट थिंग इज टू डू एन एक्ट, मतलब आपको ये एक्ट करना मीन्स कोर्ट कैन कंपल टू पब्लिक अथॉरिटी टू डू एनी एक्ट विच इज फॉर विच ही इज अपॉइंटेड। एंड नेक्स्ट थिंग, टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल हम मान लेते हैं अगर कोई पुलिस ऑफिसर है वो ब्राइबरी ले रहा है, सो यहाँ पे कोर्ट कैन कंपल टू ब्राइबरी, मतलब आप कह सकते हैं कि आप ब्राइबरी आपको नहीं लेना है तो कोर्ट उसे कंपल कर सकता है कि आप जो ब्राइबरी ले रहे हो आप ऐसा नहीं करो। मतलब कि इसमें क्या होता है मैंडमस में, कोर्ट आपको कोई एक्ट करने के लिए और कोई एक्ट ना करने के लिए कंपल कर सकता है, किसको, पब्लिक अथॉरिटी को। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ऐसा एक्ट के लिए कंपल करेगा वो एक्ट रीजनेबल होने चाहिए, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोराइज्ड होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंडमस बेसिकली क्या हो गया, या इसका यूज कब होता है, जब भी कोई पर्सन अपनी पब्लिक ड्यूटी को नहीं परफॉर्म करता तो इस रेट के थ्रू उसको कंपल किया जा सकता है उस पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। सो हम कह भी सकते हैं टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। सो ये आपको लर्न रखना है। एंड ये मतलब ऑर्डर्स किसको दिए जा सकते हैं, तो ट्रिब्यूनल को दिए जा सकते हैं, बोर्ड को दिए जाते हैं, कॉरपोरेशन को दिए जाते हैं,
और अदर टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो इतने लोग को दिए जा सकते हैं, साथ ही साथ जो भी अदर टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होते हैं ये ऑर्डर उनके अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। और ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है? टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, मतलब अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ये ऑर्डर इशू किया जाता है, या इस ऑर्डर के थ्रू कंपल किया जा सकता है कि आपको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करना है। और सेम एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, उसकी कोई ड्यूटी है बी के टूवर्ड्स, तो और वो नहीं फुलफिल कर रहा है तो उसे कंपल किया जा सकता है कि आपको फुलफिल करना ही करना है। एंड काफी इंपॉर्टेंट केस है ये, विजय मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो इस केस में क्या हुआ? इन दिस केस अ पिटिशन वाज फाइल्ड इन अ हाई कोर्ट फॉर compelling the state to perform a duty of appointing a commission to look into climate change and flood in the state. So basically क्या हुआ कि स्टेट में फ्लड आया, फ्लड तो आप लोग अच्छे से अवेयर होंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट भी चेंज हुआ। तो फ्लड एंड क्लाइमेट चेंज होने की वजह से एक पर्सन ने पिटिशन फाइल किया, और यहाँ पे हाई कोर्ट से उसने पिटिशन में मेंशन किया कि आप स्टेट को बोलो कि वो इस क्लाइमेट को देखने के लिए एंड फ्लड को देखने के लिए, इस पे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एक कमीशन अपॉइंट करे। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि रिट इश्यू करना इट्स आर डिस्क्रेशनरी पावर, मतलब कि हाई कोर्ट में बेसिकली इसमें क्या डिसाइड किया कि आपने पिटीशन फाइल किया, और आपके पिटीशन फाइल करने के बाद हम उस पर एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, या उस पर रेट्स इश्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमारी डिस्क्रेशनरी पावर है, आप हमें कंपल नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे यही हुआ था कि अब हाई कोर्ट, मतलब एक पर्सन ने हाई कोर्ट में पिटीशन अप्लाई करके यही बोला कि इस स्टेट में काफ़ी फ्लड है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ है, आप स्टेट से बोलो कि एक कमीशन अपॉइंट करें सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट हाई कोर्ट ने इसे डिनाई कर दिया गया, बोला कि दिस इज आर डिस्क्रेशनरी पावर, आई एम नॉट बाउंड बाई योर पिटिशन। अगर ये रीजनेबल है एंड वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, देन डेफिनेटली आई विल डू एक्ट, बट हमें कोई कंपल नहीं कर सकता। सो ये भी केस आपको लर्न रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज सर्शियरी। सर्शियरी काफी इंपॉर्टेंट रेमेडी है। बेसिकली रेमेडी के थ्रू क्या होता है, सर्शियरी रिट इज अ करेक्टिव इन नेचर विच मीन्स द पर्पज ऑफ दिस रिट इज टू करेक्ट एन एरर। करेक्ट एन एरर आप जरूर मार्क करेंगे। correct an error which is apparent on the records, and certiorari is issued by superior court to an inferior court. So अब बेसिकली आप यहाँ से यहाँ तक जरूर आप मार्क करेंगे कि certiorari में होता क्या है। जैसे मान लेते हैं अब ये सुपीरियर हमारी कोर्ट कौन सी हो गई, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई। अब मान लेते हैं कि कोई भी एक सबऑर्डिनेट कोर्ट, मान लेते हैं एग्जाम्पल किसी भी स्टेट का कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, अब वो जो डिसीजन दिया वो साफ साफ दिख रहा है कि उसमें एरर है, उस डिसीजन में एरर है, या तो वो ऊपर से ही मतलब रीड करने पे, जजमेंट को पढ़ने के बाद लग रहा है कि वहाँ अपरेंट रिकॉर्ड मतलब एकदम बिल्कुल ऊपर ही, या फर्स्ट पेज पे, या मेन डिसीजन में कोई बहुत बड़ा एरर आ रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है कि सर्शियरी रेट इशू करके बोल सकते हैं कि आप इस डिसीजन को एक तरीके से क्वैश करो, या उस डिसीजन को क्वैश करा सकता है, और फर्दर बोल सकता है कि आपको इस पे डिसीजन देना है या नहीं देना है, या कोई और गाइडलाइन इशू कर सकता है, या अपने पास भी केस मंगा सकता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देखना है कि सर्शियरी का यूज तब होता है जब कोई कोर्ट है, उसने जो डिसीजन दिया उस डिसीजन में कोई एरर है, एंड एरर इसलिए है, उसके कई रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट जैसे कि उसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं था, या उसकी मतलब ज्यूरिडिक्शन में भी कई सारे होते हैं, एक पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन होता है, एक टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है, मतलब कि अगर उसने ज्यूरिडिक्शन नहीं था तो एक्सेस में जाके वर्क किया। तो ये सब ग्राउंड्स होते हैं यहाँ पे कि जिसके थ्रू सर्शियरी रीड इशू करके उसके डिसीजन को क्वैश कर दिया जाए, या ये भी बोल सकता है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करके फिर से डिसीजन देना है। तो सर्शियरी में क्या हो गया कि कोई जो डिसीजन आया है कोर्ट का, वो डिसीजन में कोई एरर है, और सुपीरियर कोर्ट एक तरीके से उसे
क्वैश कर दिया उस डिसीजन को, या सुपीरियर कोर्ट अपने पास भी उसे फर्दर रिव्यू करने के लिए, फर्दर डिसीजन देने के लिए मंगा सकता है। तो ये आपको लर्न रखना है। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मेंशन है। देयर इज अ केस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन टू डिसाइड सच केसेस। बेसिकली होता है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई कोर्ट है, उसके पास जुरिडिक्शन नहीं है उस केस को डिसाइड करने का, स्टिल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ट्राइज द केस, मतलब जुरिडिक्शन नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, फिर से भी अगर वो ट्राई कर रहा है उस केस को एंड डिसीजन देता है, देन हाई कोर्ट कैन क्वैश, तो हाई कोर्ट उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को क्वैश कर सकता है। मतलब बेसिकली क्या हो गया कि यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि अगर आप बियॉन्ड जुरिडिक्शन जाके वर्क कर रहे हो, बियॉन्ड पार जाके आप यूज कर रहे हो, देन योर डिसीजन कैन बी क्वेश्चन बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और एनी सुपीरियर कोर्ट। बेसिकली इसमें आपने क्या देखा कि डिसीजन आने के बाद वो चीज क्वेश्चन किया जा रहा है बिकॉज यू हैव डजंट jurisdictions or you have done work beyond your jurisdiction. Next important rates is prohibition. Prohibition, it's also very important rates, and it's says that prohibition rate issued by superior court issued to an inferior court, means सुपीरियर कोर्ट के थ्रू इशू होता है। किसको इशू होगा? इन्फीरियर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को भी ये इशू हो सकता है फॉर स्टॉपिंग देन फ्रॉम डिसाइडिंग अ केस बिकॉज दीज कोर्ट डू नॉट हैव द जुरिडिक्शंस। अब जो कंफ्यूजन लोगों में होता है वो सेरिशरी एंड प्रोहिबिशन में ही होता है। तो अब बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंट है? तो सेरिशरी में भी जो क्वेश किया जा रहा है डिसीजन किसके थ्रू हो रहा है? सुपीरियर कोर्ट के थ्रू। अब सुपीरियर कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, ये तो सेरिशरी वाले केस में है। एंड प्रोहिबिशन के केस में भी क्या हो रहा है? डिसीजन को क्वेश किया जा रहा है। किसके थ्रू क्वेश किया जा रहा है? सुपीरियर कोर्ट के थ्रू। सुपीरियर कोर्ट कौन हो गया? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और डिसीजन को क्वेश किया जा रहा है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब फिर इन दोनों में डिफरेंट क्या है और क्वेश भी क्यों हो रहा है? रीजन वही है कि जुरिडिक्शन के बियॉन्ड जाके वर्क किया, और यहाँ पे भी रीजन वही है, जुरिडिक्शन के बियॉन्ड जाके वर्क करने पे डिसीजन को क्वेश किया गया। बट सेरिशरी में क्या होता है कि डिसीजन आने के बाद उसे सुपीरियर कोर्ट क्वेश करता है। एंड प्रोहिबिशन में क्या होता है कि उस केस का ट्रायल, एग्जांपल मान लेते हैं चल रहा है, उस केस का भी हम मान लेते हैं ट्रायल चल रहा है, और ट्रायल जब उसका चल ही रहा है तभी यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के या किसी सुपीरियर कोर्ट को ये लगा कि जो केस का ट्रायल वो कर रहा है वो एक्सेस में जाके, मतलब अपने जुरिडिक्शन के एक्सेस में जाके कर रहा है, या उस कोर्ट के पास उस केस को ट्रायल करने का पार नहीं है, या और पेक्यूनरी जुरिडिक्शन नहीं है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखता है सुपीरियर कोर्ट, तो इसलिए उसे इंस्टेंट टाइम पे रोक देता है। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि 2 दिन ट्रायल चला था एंड 2 दिन और अगर ट्रायल चलता तो डिसीजन आता, तो 2 ही दिन होने पे उसने रोक दिया, 2 दिन का वेट नहीं किया। और अगर फाइनल डिसीजन बेसिकली आ जाता है, कोई डिसीजन आ जाता है, देन हाई कोर्ट उसे देखता है या सुप्रीम कोर्ट देखता है और उसे क्वेश करता है, तो वो सेरिशरी हो जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर किसी डिसीजन को फाइनली मतलब डिसीजन आने के बाद क्वेश किया जा रहा है, देन इट कैन बी बाई सेरिशरी। एंड अगर मिड में अगर उसे क्वेश किया जा रहा है देन इट विल बी प्रोहिबिशन। सो आपको यही पॉइंट ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं केस है काफी अच्छा। इफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज हियरिंग एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, मीन्स अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील सुन रहा है तो बिल्कुल गलत हो गया ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट हाई कोर्ट अपील सुन सकता है बट हाई कोर्ट के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपील नहीं सुन सकता। बट इस केस में क्या हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील सुन रहा है। Such an act is bound to do prohibited because the district court doesn't have power to hear such an appeal। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाई कोर्ट उसे प्रोहिबिट कर सकता है, कि आपको मना कर सकता है कि आपको ये एक्ट नहीं करना है, बिकॉज यू हैव डजंट पावर। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने क्या देखा कि सेरिशरी में आफ्टर डिसीजन बेसिकली किसी रीजन की वजह से, वो रीजन लैकनेस ऑफ जुरिडिक्शन हो सकती है, बियॉन्ड ऑफ जुरिडिक्शन हो सकता है, तो इन सब वजह से किसी डिसीजन को क्वेश किया जा रहा है बाय सुपीरियर कोर्ट।
और प्रोहिबिशन में क्या हो रहा है कि उस डिसीजन को पहले ही क्वेश कर दिया जा रहा है, मतलब बीच में ही रोक दिया जा रहा है, क्योंकि वो बियॉन्ड जुरिडिक्शन या बिल्कुल लॉ को वायलेट करके उस केस को ट्रायल कर रहे थे कोर्ट। सो यहाँ पे आपने बेस्ट एग्जांपल देख ही लिया। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेट इज क्यू वारंटो। सो क्यू वारंटो इज इशूड बाय कोर्ट अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन। बेसिकली ये किसके थ्रू इशू होता है? कोर्ट के थ्रू। एंड किसके अगेंस्ट इशू होगा? प्राइवेट पर्सन। अब कब इशू होता है ये देखना है। when he assume an office on which he has no right, मीन्स तब ये इशू होगा जब कोई पर्सन एक ऑफिस को होल्ड किया है, एक पोस्ट को होल्ड किया है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस पोस्ट को या इस ऑफिस को होल्ड करने का राइट इस पर्सन को नहीं है, देन क्यू वारंटो रिट कैन बी इशूड। क्यू वारंटो रिट लिटरली मीन्स बाई what authority and it is an effective measure to prevent people from taking over the public office। तो यहाँ पे देखना हमें ये है कि जैसे एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अब आपने पीसीएस जे का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, देन आप जज बनते हो और जज की पोस्ट को होल्ड करते हो तो करेक्ट है, बट आपने पीसीएस जे का एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया एंड आप जज की पोस्ट को होल्ड किए हो और हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट को ऐसा मतलब पता चला कि आपने किसी पोस्ट को इलीगल तरीके से होल्ड किया है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप जानते हो रेट इशू करती है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यू वारंटो रेट इशू करेगी, आपसे पूछेगी कि आपने जो इस पोस्ट को होल्ड किया है ये आपने कैसे होल्ड किया, आपको कहाँ से इसके रिगार्डिंग पावर मिला, आपको कहाँ से इसका अपॉइंटमेंट मिला, आप उसे एक्सप्लेन करिए। अगर आप जेन्युइन उस पोस्ट को होल्ड किए हो तो ठीक है, अगर जेन्युइन तरीके से होल्ड नहीं किए हो तो आपको वहां से डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। ये आपके 5 रेट्स रहे, पांचों रेट काफी इंपॉर्टेंट हैं। और बेसिकली होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को ही इंडियन पीपल्स के गार्जियन माना गया है और सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इंडियन पीपल में मीन्स पर्सन या सिटीजन, कभी किसी भी पर्सन का राइट, कभी किसी भी पर्सन के राइट्स के वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड सुप्रीम कोर्ट सुवो मोटो एक्शन भी ले सकता है, हाई कोर्ट भी सुवो मोटो एक्शन ले सकता है किसी भी केस में जब भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन होते हैं। एंड यहाँ पे हम चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि पहले तो हम बताते हैं कि रेट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू इशू होगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में एंड हाई कोर्ट 226 में यहाँ पे इशू करेगा। एंड फर्स्ट इज हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मीन्स हमने देख ही लिया, टू हैव द बॉडी, मतलब बॉडी को प्रोड्यूस करना। और कब किया जाता है? जब किसी भी पर्सन को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया जाता है। एंड इट कैन बी इशूड पब्लिक एंड प्राइवेट अथॉरिटी, मतलब दोनों के अगेंस्ट एक तरीके से इशू हो सकता है। एंड बाकी सारी चीजें वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस चार्ट के थ्रू आप शॉर्टकट तरीके से और बेटर तरीके से चीजों को समझ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू सो मच।
dedicated to excellence,